तो सबसे पहले जो जीएम लैंड है उसकी रसीद एकदम पुख्ता काटी जाएगी, उसकी रसीद किसानों के फेवर में काटी जाएगी। सबसे पहले अगर झारखंड को बचाना है तो यहाँ की जमीन को बचाइए। अगर जमीन ही नहीं रहेगी और कहीं के लोग आकर यहाँ बसेंगे, अपने साथ अपनी भाषा को लेके आएंगे, अपनी परंपरा को लेके आएंगे। आज देखिए असूरी जनजाति, हमारे पास जो ट्राइब की लिस्ट है उसमें एक 8 लिस्ट है जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब आते हैं और जिसमें असूरी जनजाति आती है। क्या आपको मालूम है असुर लोग अभी कहाँ है, कितनी संख्या में है, उनकी भाषा कहाँ है? नहीं, खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दूसरे राज्यों के लोग हमारे बीच आएंगे, नो डाउट मानसिक रूप से, हर स्तर से, बौद्धिक रूप से वो हमसे आधुनिकता के मामले में अच्छे हैं, हमसे अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो उनके प्रेशर में, उनके दबाव में फाइनली दौर ऐसा आएगा कि हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति को खोते चले जाएंगे। हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति, अपने परंपरा को, अपनी पहचान को खोते चले जाएंगे। इसीलिए यदि झारखंड को बचाना है तो सबसे पहले झारखंड यानी जंगल और दूसरा जमीन। झारखंड में वही लिखा है, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। अगर जमीन के टुकड़े को आप बचा लेते हैं तो झारखंड ऐसे बच जाएगा। काहे कि झारखंड की मैक्सिमम जमीन सीएनटी में आती है, झारखंड की मैक्सिमम जमीन एसपीटी में आती है। अगर बहते हुए संविधान का दायरा में भी रह के अगर 10% लोग जेपीएससी में चले आते हैं, 10% लोग किसी बहाली में चले आते हैं, तो भैया उनको नौकरी तो भले झारखंड में करेंगे लेकिन भाड़ेदार बनकर हमारे भाड़े के घर में रहना होगा। समझिए बात, भले वो कोई सरकारी नौकरी करे, वीडियो बन के आए, सीओ बन के आए या डीओ बन के आए या डीएसपी बन के आए, लेकिन सीएनटी जमीन है। और सीएनटी जमीन यानी आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा, एससी का जमीन गैर एससी नहीं खरीदेगा, महतो का जमीन गैर महतो नहीं खरीदेगा, जो भी सीएनटी में आते हैं, मुंडा का जमीन गैर मुंडा नहीं खरीदेगा। तो सीएनटी का मतलब ही है कि आपकी जमीन को बचाना। और स्पष्ट कहेंगे क्योंकि ये बिरसा बाबा और विशेषकर उनकी धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो हम एक लाइन कहेंगे, बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? दमयंती दी आप ही बताइए, एक लाइन में बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, पूरी 1900 में ना, जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, इस राज्य को क्या मिला? इस राज्य को मिला सीएनटी कानून। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के कारण इस राज्य को सीएनटी कानून मिला, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया कि बिरसा मुंडा क्यों लड़े। न बिरसा मुंडा लड़े दीकू के खिलाफ, बिरसा मुंडा लड़े यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी, उनकी जमीनों को बचाने के लिए, उन जमीनों पे लगान ना देने के लिए। वो जमीन अंग्रेजों को नहीं देंगे, उस पे लगान नहीं देंगे, वो जमीन उनकी है, इसीलिए कानून बना सीएनटी। अब एक बात तय है, यदि आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं तो हेमंत सोरेन को नहीं मानना होगा। नहीं, आप तय कर लीजिए। हम तर्क दे रहे हैं, हम तर्क दे रहे हैं भैया, हम ऐसे आप ताली मत पीटिए, हम तर्क दे रहे हैं। विशेषकर हम आदिवासी समाज से कहेंगे, यदि बिरसा मुंडा आपके आदर्श है तो हेमंत सोरेन आदर्श नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बिरसा मुंडा यानी सीएनटी कानून। अगर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत नहीं होती तो सीएनटी कानून नहीं बनता। यानी अगर बिरसा मुंडा को समझना है तो सीएनटी कानून को समझिए। तो सीएनटी कानून में क्या कहता है कि आदिवासी, मैं आदिवासी पे ही बात करता हूँ, कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन उसी थाना में। चलिए उस समय थाना तब जिला बन गया है, या फिर हम प्रखंड मान लेते हैं। चलिए हम ऐसे कानून में क्या है नहीं मालूम है, हम सपोज दैट जिला ही मान लेते हैं कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला, उसी प्रखंड के एक आदिवासी को खरीदना है। तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में काहे खरीदे? तर्क से बात कीजिए, ऐसे हवाई बात नहीं करेंगे। ये इसका मतलब वो बिरसा भगवान को खुद नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन खुद देखिए, माला चढ़ाने से बिरसा भगवान के आप अनुयायी नहीं हो गए। अगर हेमंत सोरेन जी ने बिरसा भगवान पे माला चढ़ा दिया तो उसके अनुयायी नहीं हुए। वो चाहते क्या थे? वो उनके मरने के बाद जो कानून बना, क्या उस कानून को हेमंत सोरेन मानते हैं? मेरा एक ही सवाल है। बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। वो कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं।
उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में। 5 जिला में हम जानते हैं, बाकी आप जानिए, बाकी आप जानिए, बाकी भैया आप जानिए। देखिए आज लोगों को हमसे हालत इसलिए खराब है कि हम सरल शब्दों में लोगों को बहुत गहरी गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा देते हैं। जो बातें उलझी हैं उन बातों को सुलझाते हैं। इसीलिए आज हमें लोग जानते हैं कि ये लड़का लीडर तो है ही, साथ में टीचर का काम करता है। और समाज में अब लीडर पैदा होने दीजिए, टीचर पैदा मत होने दीजिए। इसीलिए लोग इतना केस करता है हम लोग के ऊपर। नहीं, एक सिंपल सा बात, हेमंत सोरेन आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई उनको बोल रहे हैं बिल्कुल बिरसा भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो चलिए आपसे कहेंगे, आपने जिन वैसे भी आदिवासी का जमीन खरीदा अभी कितना करोड़ों का था, बोकारो वाला तो पेपर भी देख लीजिए, कटिंग 20 करोड़ बताया जा रहा है उसका अनुमान। आप उस आदिवासी परिवार का जमीन वापस कीजिए, हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी भी हैं और आप बिरसा भगवान को मानने वाले भी हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो देखिए मेरा जो दिल कहता है, हम भी चूंकि किसान का बेटा है, हमारा कौम भी जो कुड़मी का अर्थ आता है कोड़ना, कोड़ना यानी मिट्टी कोड़ना, तो हमको भी लगता है चाहे आदिवासी की समस्या है, चाहे गैर आदिवासी रहे, मूलवासी रहे या ओबीसी रहे, किसी की रहे, पहली समस्या जमीन की है। आज हमारी जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है, आज जबरन हमारी जमीनों पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, आज जबरन हमारी जमीनों पर सड़क पार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन कानूनों को सुधार करेंगे। अगर जमीन रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में वो कटोरी लेके क्या बोलते हैं, गुलगुलिया, हालांकि माफी चाहते हैं शब्द के लिए, लेकिन जो सच्चाई है कहते हैं वो गुलगुलिया कोई बंजारा बोलता है, वही हमारा और आपका जीवन होगा। क्योंकि गुलगुलिया कोई नदी के किनारे पैदा नहीं हुए हैं, गुलगुलिया आकाश से टपके हुए लोग नहीं है, ना ही धरती को चीर के आए हैं, किसी और नर और नारी ने उनको जन्म दिया है। और वो नर नारी, उसका भी कहीं खेत खलिहान होगा, उसका भी कहीं बाग बगीचा होगा, लेकिन आज उसके पास नहीं है। शायद इसी प्रकार जैसा आज हमारे साथ हो रहा है उसके साथ 100 साल पहले हुआ होगा। आज जिनको हम बंजारा कहते हैं, आज जिनको हम गुलगुलिया कहते हैं, आज जिनके पास माने सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास कदम रखने के लिए एक बित्ता जमीन नहीं है, वो हमेशा ऐसे नहीं थे, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके पास भी इसी दुनिया में, इसी जहान में, किसी कोने में जरूर एक जमीन का टुकड़ा होगा जहां उनके पूर्वजों का आशियाना होगा, जहां की सुबह और शाम वो अपने परिवार के साथ जीते होंगे, खाते होंगे, एक साथ रहते होंगे। लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। चले जाइए रांची का रेलवे स्टेशन, चले जाइए धनबाद का रेलवे स्टेशन, चले जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन, आपको मिलेंगे वो लोग। तो हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की दशा ये हो। इसलिए अगर हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ के जो जमीन कानून है मजबूती से लागू करेंगे, उनको और प्रभावी बनाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों, भोले भाले लोगों की जमीन कोई हड़प ना ले। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है नौजवान। आज अगर नौजवानों की बात करें तो उनमें निराशा है। आज अगर नौजवानों की बात करें तो 10 साल एक कोचिंग संस्थान को समर्पित करते हैं। आज वो 10 साल 15 साल तैयारी करते हैं, कोई धनबाद में, कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, कोई जमशेदपुर में। किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, चश्मा चढ़ाना पड़ता है, किसी का पेट बाहर आ जाता है, देखिए सबका थोड़ा थोड़ा आ गया, किसी का पेट बाहर आ जाता है, देखिए किसी के बाल आधा घुस गए हैं, उड़ गए हैं, चेक कर लीजिए, किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इंतजार में रहते हैं कि एक परीक्षा हो। अगर परीक्षा को लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाल नहीं भी रहेंगे, पेट फूल भी जाए, मोटा भी जाए, लेकिन घर परिवार चलेगा। एक नौजवान को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वस्थ शरीर की होती है, लेकिन अपने स्वस्थ शरीर को हम लोग गला देते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एक 18 से 25 साल के लड़के को पूछा जाए कि पहली प्राथमिकता क्या है, वो कहेगा मेरा शरीर। एक 18 साल से 25 साल के लड़के या लड़की से पूछा जाए कि तुम सबसे पहले क्या चाहते हो, अपना शरीर को चाहेगा कि हम फिट रहें, सुंदर रहें, अच्छा रहें, बलशाली रहें। लेकिन आज वही उम्र हम लोग खपा देते हैं, कहाँ? हजारीबाग के कोचिंग में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं, कहाँ? जमशेदपुर में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं, कहाँ? धनबाद में। और परिणाम क्या आता है? 7-8 साल बाद परीक्षा आती है, परीक्षा का नाम लेते हैं CGL JSSC। 28 जनवरी 2024 को हम लोग वो एडमिट कार्ड हाथ में लेके एग्जाम देने जाते हैं। रांची की बहन जमशेदपुर जाती है, जमशेदपुर वाली दीदी गढ़वा जाती है, और 2 घंटा बाद पता चलता है, घर आते आते रास्ते में ही पता चलता है पेपर लीक हो गया।
पेपर लीक हुआ है, चलिए पेपर लीक हुआ था उससे तो समझ सकते हैं कि दोबारा पेपर ले सकते हैं, दोबारा एग्जाम होगा, लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था। पेपर लीक हुआ था तो हम समझ रहे हैं। अरे आप तो छोड़िए, आप लोग तो किसान हैं, यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हम पुलिस वाले भैया लोग को देख रहे हैं, पुलिस वाली दीदी बैठी है, इन्हीं से पूछिए क्या अपने बेटा या बेटी के लिए 27 लाख में कोई पेपर खरीद पाएंगे? इन्हीं से पूछिए, सरकारी नौकरी करते हैं हम और अपनी बात नहीं करते, हम तो गरीब किसान के लोग हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले नहीं करने से भी इनकी तनख्वाह ठीक ठाक जैसे भी है, क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए 27 लाख में पेपर खरीदेंगे? पेपर लीक हुआ उसका दुख नहीं है, चलिए 15 दिन बाद फिर पेपर ले लेंगे, चलिए सरकार हम लोग सड़क पे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे, तो सरकार 15 दिन के बाद फिर परीक्षा ले लेगी। लेकिन 27 लाख में पेपर बेचा गया था। कौन से हमारी माए बहनें हैं, कौन से हमारे गार्जियन है जो 27 लाख में अपनी बेटी के लिए एक चपरासी का नौकरी खरीद के लाते? ये सवाल है। कौन सी हमारी दीदी है जो 27 लाख रुपया खर्चा करके अपने बेटे को एक दरोगा बनाएंगे? है हिम्मत क्या? इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो इस राज्य में नियमित परीक्षा होगा। नियमित मतलब अभी जेपीएससी की बात करें, राज्य की सबसे बड़ी नौकरी की परीक्षा, साल कितना 24, जेपीएससी कितना हुआ है? ये जो हो रहा है अभी कितना? अरे काहे 11, हम 8 बोलेंगे, एक बार में 4 को काहे मानेंगे? मतलब 6 के बाद 7, 8, 9, 10 आप बोल दिए दिन को। वो कहते हैं ना कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, जनता ने भी कहा रात है, जबकि ये सुबह सुबह की बात है। तो आपने कह दिया 11 जेपीएससी, मान जाएंगे? क्यों मानेंगे? 6 जेपीएससी, 7, 8, 9, 10, 4 बार में आप 1 जेपीएससी लिए हैं, एक टर्म में 4 को, अभी 252 सीट से क्यों मानेंगे? 1200 सीट देते हम मानते हैं, 1200 सीट देते हम मानते हैं। इसीलिए 7 और ये 8 जेपीएससी, साल कितना 24, यानी एक साल में 1 जेपीएससी होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? जेपीएससी का मतलब क्या है? पढ़े लिखे नौजवान बताएं। एक साल में 1 जेपीएससी। इसलिए ये तो तय रहेगा कि परीक्षा नियमित होगी और फ्री और फेयर होगी, कदाचार से मुक्त होगी, और जो लोग कदाचार में पकड़े जाएंगे, अभी थोड़ा नया नया नियम कानून आया है, शब्द का थोड़ा पाबंदी है, जो लोग पकड़े जाएंगे वो कितना बड़ा वीआईपी काहे ना रहे, गजाड़ में फेंक देंगे। और आज आपको फिर से कहेंगे, अगर झारखंड को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो हम नहीं कह रहे हमारे लड़कों को, आप जिसको भी एमपी एमएलए सीएम बनाइए वो रिस्की होना चाहिए, रिस्की होना चाहिए। अगर वो रिस्की नहीं होगा, अगर उसमें अपने परिवार की चिंता होगी, जान का डर होगा, तो लिख के बोलते झारखंड नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भैया। एचईसी का कब्जा है, टाटा का कब्जा है, चांडिल डैम 60 साल पुराना विषय है, हिंडाल्को में 50-60 साल पुराना विषय है, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल। अरे भाई आप सीधा उंगली से घी निकलेगा। यहाँ ऐसा सीएम चाहिए जिसके पास कलेजी नहीं कलेजा हो। लिख के बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं। आप कैसे उनसे लड़ेंगे भाई जो कई वर्षों से हम पे शोषण कर रहे हैं? आप उन उद्योग घरानों से लड़ लेंगे? कहाँ लड़ पाए आप बताइए तो? रामगढ़ में बूढ़ा खाप में एक बच्चे का कैंसर से मौत हो जाता है, अभी भी कंपनी चल रही है। काहे कंपनी चल रही है? ना वहाँ के जो नेता है, कंपनी का जो नाती है मालिक का, उसको केक खिलाने जाता है। नहीं बदलेगा। यदि आपको लगता है हम लोग भी बिल्कुल, हम लोग तभी बदलेंगे जब हम लोग में ये हिम्मत होगा कि तुम गोली चला लो, लेकिन झारखंड की नीति बनाने से समझौता नहीं करेंगे। नहीं बदलेगा भैया। खासकर झारखंड को आप सीधा रास्ते से, ये जो कानून 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 नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए थोड़ा होना चाहिए बोल्ड लीडर, जो थोड़ा अगर पटका पट्टी का भी नौबत है तो पटक दे। नहीं बदलेगा। अरे बीसीसीएल आज का कब्जा है, क्या आपको क्या मालूम है? कुछ बता देते हैं। 1975 में 300 मजदूर आदमी मर गया दब के। 1964 में 268 को कोयला के खदान के नीचे दब के मर गया। 2006 में बागमारा में 50 आदमी मजदूर नीचे दब के मर गया। उस बीसीसीएल से लड़ लेंगे? अरे आपका एक और 300 आदमी दब के मर जाता है, कोई सुनाने वाला नहीं भैया। अब उससे लड़ लेंगे? मजाक लगता है आपको?
पूरा चेन को कब्जा करके रखा है। ठीक है, पूजा सिंघल को अपने अरेस्ट कर लिया, उसका हॉस्पिटल तो अभी भी खड़ा है। पूजा सिंघल को अपने अरेस्ट कर लिया, हॉस्पिटल तो अभी भी खड़ा है। क्या कबाड़ लिए, क्या कबाड़ लिए? नहीं होगा, स्पष्ट कहेंगे। और हम भी बार बार यही बोले हैं, अगर हमारी पार्टी से कोई विधायक बनने आए हैं तो भैया कलेजा लेके आइएगा, कलेजी है तो मत लड़िएगा, सीधा बात है। नहीं होगा। सीधे रास्ते से झारखंड में पॉलिटिक्स नहीं होगा, वही होगा। फिर हम जीतेंगे, 2 गो गार्ड आगे रहेगा, 2 गो पीछे रहेगा, वही चलेगा जैसा चल रहा है। 4 गो फार्म हाउस रहेगा, 1 गो घरवाली रहेगी, 2 गो बाहर वाली रहेगी, यही चलेगा। इससे ज्यादा नहीं बदलेगा, लिख के बोल दे रहे हैं। अगर कलेजा है तो ही बदलेगा, और विश्वास कीजिए हम लोग बदलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, चंद्रपुरा में प्लांट है, CTPS उसका नाम है। वहां एक प्लांट आया, नया कंपनी आया, रैयत लोग डिमांड किया कि जमीन हमारा खुदा दिया है, नौकरी हमको चाहिए। आपको भी मालूम है, अगर कंपनी और ग्रामीण के बीच झगड़ा होता है तो पहले क्या होता है? 353 का केस होता है, सबको मालूम है। यदि झारखंड के लोग जमीन के बदले नौकरी मांगे तो पहले पुलिस जाती है और 353 का केस होता है। वहां भी यही हुआ, लेकिन वहां एक काम नया हुआ। क्या हुआ पता है? मैनेजर ने कहा कि ठीक है, 21 लड़कों पे केस किए हैं, अभी केस को होल्ड कीजिए, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आएगा। अगर जयराम महतो MP बन के आया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बवाल कर देगा। ये फेंक नहीं रहे, पता कर लीजिएगा। चंद्रपुरा का प्लांट सामने बोकारो जिला में पड़ता है। और जैसे ही हम 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव में हमारी हार हुई, केस 5 तारीख को तेनुघाट ट्रांसफर हो गया। बदलने आए हैं, मौका तो दीजिए ना। चुनाव लड़े थे तो हालत खराब था कि नहीं अभी केस मत बढ़ाइए, जयराम महतो जीत गया तो पता नहीं क्या करेगा। रामगढ़ में 2 गो फैक्ट्री है, बोलिएगा तो मजदूर लोग को लाके आपके सामने भाषण भी दिला देंगे। उनको बोला कि आप जाइए गिरिडीह लोकसभा, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग तो हजारीबाग लोकसभा के हैं, हमारा वोट भी हो गया है। क्योंकि हजारीबाग में 20 तारीख को वोटिंग था, हमारे नेता संजय जी भी आए हैं। उनको कहा कि नहीं, आप गिरिडीह जाइए, गिरिडीह में आपके रिश्तेदार हैं, उनके घर रात रहिए और सुबह बोल के आइए कि जयराम महतो को वोट नहीं देना है, नहीं तो नौकरी में नहीं रखेंगे। कंपनी वाला लोग बोला, कहे मालूम है न, उनको भी मालूम है कि जीतेगा गिरिडीह से, लेकिन हुड़का जब हजारीबाग में भी आके कर सकता है, ये जिगर रखता है। तो देखिए, स्पष्ट कहेंगे, ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से ना राज बदलेगा ना राज की तकदीर बदलेगी। इस सिस्टम में जब तक निर्मल जैसे नेता नहीं आएंगे, इस राज को नहीं बदल सकते हैं, आप नहीं बदल सकते हैं। अब वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है, ये राज्य आपका है। हमने अपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कहा, बकायदा हमने कोयलांचल और कोल्हान में क्या काम मालूम है? हमने कोयलांचल और कोल्हान में तो वोट देने का बात ही नहीं किया। हम बोले नहीं, हम लोग यहाँ तो विधायक संसद बनने का बात ही नहीं करेंगे। हमने कोल्हान और कोयलांचल में एक ही लाइन कहा कि आप हम 2 हमारे 2 नहीं, तीसरे बच्चे को पैदा कीजिए। एगो को डॉक्टर बनाइए, एगो को वकील बनाइए, लेकिन तीसरा को बिरसा और निर्मल की तरह तैयार कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन कोई आपकी नहीं सुनेगा। ये बात हमने क्यों कहा मालूम है? आप भी कहेंगे पढ़ा लिखा लड़का और वैसा बोलते हैं। हमने ये बात तब कहा जब धनबाद जिला के पूर्व डीसी ने, डीसी यानी जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी, उसने क्या कहा मालूम है? कालीचरण महतो नाम का एक आदमी जो भोली गांव का रहने वाला है, उसका जमीन